स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। देखो बच्चों, मैंने पिछली जो अपनी वीडियो थी उसमें टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। और उसमें हमने एक टैक्सोनॉमिकल जो टूल्स है, टैक्सोनॉमिकल एड्स है, हार्वेरियम, उसके बारे में आपसे डिस्कस किया था। उसके बारे में बताया था किसे कहते हैं, हार्वेरियम क्या होती हैं। मैंने टोटल 5 जो ये टूल्स हैं ये बताए थे कि जैसे पहले हार्बेरियम होता है, बॉटनिकल गार्डन्स हैं, म्यूजियम्स हैं, जोलॉजिकल पार्क हैं, टैक्सोनॉमिक की है। तो हमने बच्चों पिछली जो वीडियो थी उसमें हार्बेरियम पूरी तरह से आपके साथ डिस्कस किया था। बाय चांस आप लोगों ने अगर हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो देखने के लिए आई बटन को दबा लीजिए और उससे हमारी जो पुरानी वीडियो है उसका कनेक्शन आपको इसके साथ मिल जाएगा, वो लिंक हो जाएगा, ठीक है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएँ। तो आज हम अगली जो हमारी टैक्सोनॉमिकल एड्स है वो है बॉटनिकल गार्डन, क्योंकि सेकंड है बॉटनिकल गार्डन्स। तो जो बॉटनिकल गार्डन्स हैं ये क्या होते हैं, वैसे तो बच्चों आप लोग जानते भी होंगे कि कई बड़े बड़े शहरों में या और स्टेट्स के अंदर ये बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं। और अक्सर बच्चे या जो बड़े लोग होते हैं इन बॉटनिकल गार्डन्स में एज ए पिकनिक मनाने के लिए या टूर के रूप में भी इनको यूटिलाइज़ करते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन्स होते क्या हैं, जैसे नाम से ही पता चला है बॉटनिकल गार्डन है, बॉटनी से मतलब होता है हमारे प्लांट, यानी कि ये वो एरिया होते हैं या वो ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार के या अलग अलग तरह के पौधे पाए जाते हैं। तो जो एक ऐसा बहुत बड़ा लार्ज ट्रैक्ट हो, ठीक है, उसको हम बॉटनिकल गार्डन का नाम दे देते हैं। हालांकि कोई ये ज़रूरी नहीं होता कि बॉटनिकल गार्डन्स बहुत बड़े ही होने चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा जो कुछ जैसे इंस्टीट्यूट होते हैं और या जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वहाँ भी छोटे छोटे बॉटनिकल गार्डन्स पाए जाते हैं। तो ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो बहुत बड़े लेवल के या बहुत बड़े लार्ज साइज़ के बॉटनिकल गार्डन होते हैं, एक वो होते हैं जो थोड़े छोटे होते हैं। तो बॉटनिकल जो गार्डन्स हैं, इसलिए हम इसको अगर ऐसे डिफाइन करें कि दीज आर द लार्ज साइज ट्रैक्ट्स वेयर प्लांट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर ग्रोन फॉर साइंटिफिक एंड एजुकेशनल पर्पज, यानी कि ये वो ट्रैक्ट्स हैं या वो एरियाज़ हैं जहाँ पर अलग अलग टाइप के प्लांट को हम उगाते हैं। और ये क्यों उगाते हैं, हम क्यों इनको यानी कि वहाँ रेयर करते हैं, ये हमारे या तो साइंटिफिक पर्पज़ के लिए होते हैं, जैसे हम कोई बच्चे जहाँ स्टडी करते हैं उनके लिए होते हैं, या जो एजुकेशनल यानी कि पर्पज़ होते हैं वो हमारे सोल्ड होते हैं। तो ये बहुत टाइम से वैसे, हालांकि जैसे इंडिया में, चाइना में और बहुत सारे कंट्री में बहुत पुराने एंशियंट टाइम से ही जो बॉटनिकल गार्डन्स हैं ये देखे जाते हैं। तो एक सबसे जैसे पुराना बॉटनिकल गार्डन है हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। ये बहुत पुराना जैसे एक गार्डन है और इसको हम क्या कहते हैं, जैसे वर कंसिडर्ड टू बी ए वंडर्स ऑफ एंशियंट टाइम। बहुत पुराने टाइम से ये वहाँ का हैंगिंग गार्डन के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह से और कई सारे बड़े बड़े जो गार्डन्स होते हैं बॉटनिकल गार्डन्स, उनमें कई बार जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं उनमें जैसे ग्रीन हाउसेज भी हो सकती हैं, लाइब्रेरी हो सकती हैं, रिसर्च लेबोरेटरीज हो सकती हैं, और हार्बेरिया जैसे या हार्बेरियम्स हो सकते हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंटेड कलेक्शंस होते हैं अलग अलग टेक्सास के। तो ये जो ऐसे बॉटनिकल गार्डन्स हैं जो बहुत बड़े लेवल के होते हैं, जो कई सौ एकड़ में होते हैं। जैसे आपने कभी कभी ऐसे नाम सुनोगे, मैंने कुछ उदाहरण जैसे आपको इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं और उनमें है जैसे सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो या मोस्ट फेमस बॉटनिकल गार्डन है वो है रॉयल बॉटनिकल गार्डन लंदन का जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है इसको हम या कीव बॉटनिकल गार्डन के नाम से जानते हैं, क्योंकि KEW कीव क्या है, एक जगह है लंदन के अंदर, वहाँ पर ये है बॉटनिकल गार्डन्स। तो इसको हम नाम देते हैं रॉयल बॉटनिकल गार्डन। ये सबसे मोस्ट फेमस बॉटनिकल गार्डन है और जिसको इस्टेब्लिश किया था 1759 में। ये बॉटनिकल गार्डन लगभग 300 एकड़ यानी कि जैसे कहते हैं ज़मीन के अंदर फैला हुआ है। और इसी तरह से एक और इससे भी बड़ा बॉटनिकल गार्डन है जिसका नाम है मेन बॉटनिकल गार्डन मॉस्को। ये रशिया के अंदर है मॉस्को, और ये इसकी अगर हम एरिया देखें तो ये 900 एकड़ यानी जैसे कहते हैं 900 एकड़ में फैला हुआ है। तो ये बहुत बड़े यानी कि जैसे दो मेन इम्पोर्टेंट फेमस यानी जैसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड फेमस बॉटनिकल गार्डन्स हैं। एक का नाम है मेन बॉटनिकल गार्डन मॉस्को जिसका एरिया है लगभग 900 एकड़, और दूसरा है जैसे रॉयल बॉटनिकल जो गार्डन है ये है लंदन के अंदर और ये फैला हुआ है लगभग 300 एकड़ के अंदर।
हमारे इंडिया में भी हैं। हमारे इंडिया का जैसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन है वो है इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा कैलकाटा के अंदर। ये लगभग 273 एकड़ यानी कि जैसे कहते हैं ज़मीन के ऊपर फैला हुआ है। और एक और जैसे बहुत ही फेमस हमारे इंडिया में है नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ के अंदर यूपी में, इसका भी एरिया लगभग 70 एकड़ में है। तो ये इस तरह से बहुत बड़े भी हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो छोटे भी होते हैं। जैसे मान लीजिए वो आपको किसी यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाएंगे, किसी कॉलेजेस के अंदर मिल जाएंगे, या किसी और लोकल यानी जैसे कहते हैं जगह पे भी मिल जाते हैं। तो हम इनको क्या कहते हैं बच्चों, लोकल बॉटनिकल गार्डन के नाम से जानते हैं। तो ये जो बॉटनिकल गार्डन्स हैं, एक 1962 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बॉटनिकल गार्डन के नाम से एक जैसे कहते हैं इस्टेब्लाइज हुआ एक इंटरनेशनल एसोसिएशन बनाएगी। यानी कहने का मतलब है कि जो ये बॉटनिकल गार्डन्स हैं इनसे संबंधित एक इंटरनेशनल एसोसिएशन का गठन हुआ। कब हुआ ये? 1962 में। तो ये इंटरनेशनल जो एसोसिएशन है किसके लिए? बॉटनिकल गार्डन्स के लिए, और जिसकी स्थापना हुई थी 1962 में। तो इसका उद्देश्य क्या था? इस एसोसिएशन का मुख्य मकसद ये था कि जो हम प्लांट से संबंधित मटेरियल है, जो प्लांट मटेरियल है उसको हम दूसरों के साथ भी शेयर कर सकें। यानी कि इसका मेन मकसद था टू कोऑर्डिनेट रिसर्च एंड एक्सचेंज ऑफ प्लांट मटेरियल, ताकि हम दूसरों देशों के साथ भी, यानी क्योंकि ये इंटरनेशनल एसोसिएशन थी तो इसके साथ हम दूसरे देशों के साथ या दूसरे देश हमारे देश के साथ क्या कर सकते हैं, जो प्लांट के मटेरियल्स हैं, ठीक है, उनको एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि उनका आदान प्रदान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई प्लांट मटेरियल हमें चाहिए रिसर्च पर्पज़ के लिए, या उन्हें कोई प्लांट का मटेरियल चाहिए अपनी रिसर्च के लिए, तो वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए इंटरनेशनल एसोसिएशन का गठन हुआ 1962 में। तो ये क्या है, ये इस तरह से बॉटनिकल गार्डन की यानी कि इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसमें वहाँ का लोकल जो यानी एरिया है, जैसे जहाँ बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं उस बॉटनिकल गार्डन के जो आसपास का जो लोकल एरिया है वहाँ के उसमें प्लांट पाए जाते हैं। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं कि जो दूर दराज के भी होते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनको हम वहाँ उगा लेते हैं, जैसे जो एंडेंजर्स होते हैं या जो थ्रेटनेड यानी कि स्पीसीज़ होती हैं। जैसे पौधों की बहुत सारी जातियाँ विलुप्त हो रही हैं जिनको थ्रेटन मिली हुई है, या जो मेनली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, तो उनको भी रेयर करने का, उनको भी वहाँ पर उगाने का एक अच्छा यानी कि जैसे कहते हैं ये भी उसी में आता है। जैसे मैंने बच्चों उसमें बताया था ये भी एक एक्सिस्यू कंजर्वेशन है। अगर मान लीजिए हमको अपनी वनस्पति यानी जो प्लांट हैं अगर उनको उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट में उगाना हो, ग्रो कराना हो, तो उनके लिए हम बॉटनिकल गार्डन्स लगा लेते हैं। लेकिन ये जो बॉटनिकल गार्डन्स हैं क्योंकि ये हमारे द्वारा बनाए जाते हैं तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ये इन सिचु कंजर्वेशन में आता है। जैसे बॉटनिकल गार्डन्स हो गए, जोलॉजिकल पार्क हो गए, ये हमेशा इन सिचु कंजर्वेशन में आते हैं। एक्स सिचु कंजर्वेशन क्योंकि हम इनको एक अलग से उगा रहे हैं। तो ये हैं बॉटनिकल गार्डन्स। तो बॉटनिकल गार्डन्स की इम्पोर्टेंस क्या है? जैसे बॉटनिकल गार्डन्स के बच्चों यही इम्पोर्टेंस होती है, एक तो इससे कि जो लोकल यानी कि प्लांट होते हैं उनको हम वहाँ पर मेंटेन कर लेते हैं, तो ग्रोइंग यानी कि इम्पोर्टेंट प्लांट्स ऑफ ए लोकल फ्लोरा। दूसरा इसकी इम्पोर्टेंस ये होती है कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द लोकल फ्लोरा, ठीक है, जो हमारा लोकल यानी कि जैसे फ्लोरा होता है, जो प्लांट होते हैं, लोकल प्लांट्स होते हैं, उनकी रिकॉर्ड हम मेंटेन कर लेते हैं अपने बॉटनिकल गार्डन्स में। इसके अलावा प्रोवाइडिंग लिविंग प्लांट्स मटेरियल फॉर साइंटिफिक स्टडी, जो भी हमारी साइंटिफिक स्टडी के लिए या रिसर्च के लिए कोई भी लिविंग प्लांट मटेरियल चाहिए तो वो भी हमको यहाँ से मिल जाते हैं। और नेक्स्ट यानी जैसे इसकी इम्पोर्टेंस होती है ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग एंडेंजर्ड प्लांट, जो बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड प्लांट होते हैं उनको भी वहाँ पर हम रेयर कर लेते हैं, यानी कि वो ग्रोइंग करा लेते हैं और उनको मेंटेन करते हैं। तो इस तरह से ये बच्चों क्या है कि हम इन बॉटनिकल गार्डन्स को इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस होगी, ये भी हमारी। और टैक्सोनॉमी में तो ये क्योंकि हम टैक्सोनॉमिकल एड्स के रूप में इनको यूज़ कर रहे हैं तो ये टैक्सोनॉमी करने में तो हमारी मदद करती है। मान लो आपको कोई प्लांट को आइडेंटिफाई करना है, कोई प्लांट स्पेसीमेन है उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो उनकी भी आइडेंटिफिकेशन इस इसके बॉटनिकल गार्डन्स में जो पाए जाते हैं पेड़ पौधे, क्योंकि उन सभी प्लांट के ऊपर जो भी इनको मेंटेन करते हैं, जो भी बॉटनिकल गार्डन्स यानी जैसे कहते हैं हम जब बनाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, कर्मचारी होते हैं और जो कुछ एजुकेशनिस्ट होते हैं,
तो वो क्या करते हैं, उन सभी प्लांट की लेवलिंग करके रखते हैं, उनके बारे में सारा जो डिस्क्रिप्शन है, उनकी एक लिस्ट होती है कि भाई हमारे यहाँ पर ये प्लांट है, उन सब का जो डिटेल है वो सारा उनके पास मिलेगा कि ये प्लांट है हमारे पास में, ये एक्जोटिक प्लांट्स हैं, या ये हमारे इंडिजीनियस प्लांट हैं, या ये एंडेंजर्स प्लांट हैं, ये थ्रेटेड वाले प्लांट्स हैं। तो उन सभी यानी कि प्लांट्स की उनके पास में लिस्ट होती है, उन सभी पौधों के बारे में जानकारी होती है। तो यदि हमने मान ली किसी प्लांट की टैक्सोनॉमी करनी हो, उस पर रिसर्च करना हो, उसके यानी कि स्टडी करनी हो या कुछ जानना हो, तो हम वहाँ के उनके द्वारा जो दिए हुआ डिस्क्रिप्शन है उससे हम अपने प्लांट की टैक्सोनॉमी कर सकते हैं। तो ये इसकी एक हमारी इम्पोर्टेंस है। दूसरी नेक्स्ट जो हमारा टैक्सोनॉमिकल टूल्स आता है, टैक्सोनॉमिकल या एड्स में हम पढ़ते हैं बच्चों, वो है म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम क्या है, जैसे आप जानते हैं, कभी आपने बड़े कॉलेजों में कभी गए हों घूमने के लिए, या कहीं अलग भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कॉलेजों में देखा हो, जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, या अलग से भी यानी कि जो ये म्यूज़ियम्स होते हैं। तो म्यूज़ियम है क्या एक्चुअल में, कि ये म्यूज़ियम जो वर्ड है ये एक ग्रीक यानी जैसे कहते हैं वर्ड है, और ये ग्रीक वर्ड में भी जैसे कहते हैं कि माउजियन से बना हुआ है। माउजियन क्या है, जो ग्रीस के लोग थे, जो यानी कि जैसे कहते हैं यूनानी लोग थे, उनके वहाँ जो मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, वो उनको वहाँ क्या माउजियन के नाम से जानते थे। तो इसीलिए उसी से यानी माउजियन नाम से इस टर्म्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो म्यूज़ियम जो है, जैसे हमने लिखा है कि म्यूज़ियम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माउजियन। तो इन एंशियंट ग्रीस, जो यानी कि जैसे कहते हैं एंशियंट ग्रीस है, माउजियन क्या थे, माउजियन वाज टेम्पल ऑफ आर्टिस्टिक एंड एजुकेशनल माउजियंस वाज टेम्पल ऑफ माउसिस और द गॉडेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। ये यानी जैसे कहते हैं वहाँ की देवी देवताओं की इसमें ये मंदिर थे, क्योंकि उसमें देवी देवताओं की उनकी मूर्तियाँ मिलती थी। तो नाम यानी कि अब जैसे हम कहें कि म्यूज़ियम क्या है, म्यूजियम्स अब जैसे एक इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, एक ऐसी जगह हो सकती हैं जहाँ पर क्या होते हैं, जहाँ पर आर्टिस्टिक और एजुकेशनल मटेरियल्स को रखा जाता है। और ये मटेरियल्स पब्लिक के लिए भी हो सकता है, स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है, इसको पब्लिक भी देख सकती है, या जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं आपने म्यूजियम देखा है कॉलेजेस में या किसी यूनिवर्सिटीज़ में, या जैसे हमारे स्कूलों में भी होता है, छोटे लेवल पर अगर आप देखोगे बच्चों, तो कुछ एनिमल्स का जो प्रिजर्वेटिव एनिमल्स होते हैं उनका जो कलेक्शन है वो स्कूलों में भी मिल जाता है। इसमें एक खास बात यही होती है, म्यूजियम में जो एनिमल्स होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं, ये दोनों के लिए होता है। म्यूजियम प्लांट्स के भी होते हैं और एनिमल्स के भी होते हैं। अगर आप मान लो जो किसी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में गए, तो वहाँ पर आपको एनिमल्स के स्पेसिमेन मिलेंगे, और वो भी प्रिजर्वेटिव फॉर्म में मिलेंगे, प्रिजर्व फॉर्म में मिलते हैं। यदि आप मान लीजिए किसी बॉटनी की लैब में जाते हैं, बॉटनी डिपार्टमेंट में जाते हैं, और बॉटनी डिपार्टमेंट में वहाँ देखते हैं कि जो बॉटनी के डिपार्टमेंट में म्यूजियम है, उसमें आपको अलग अलग प्रकार के प्लांट के स्पेसिमेन मिलते हैं। तो खास बात ये होती है म्यूजियम में कि जो भी प्लांट हों या एनिमल्स, जो भी आप जिस टाइप के म्यूजियम में गए हैं या देख रहे हैं, तो उस म्यूजियम में जो प्लांट या एनिमल्स होते हैं, दे आर नॉट लिविंग, यानी कि वो एक तरह से जीवित नहीं होते। एक बात ये है, जैसे अभी हम बता रहे थे बॉटनिकल गार्डन्स में तो लाइव प्लांट्स होते हैं, लिविंग प्लांट्स होते हैं, या जैसे हमने और बताएं कि बॉटनिकल गार्डन्स के अलावा जैसे हार्बेरियम बताई हैं, उसमें ड्राई और फ्रेश प्लांट होते हैं, जिसको हम फाइलों के अंदर या जैसे कहते हैं जो हमारी बुक होती हैं, नोटबुक होती हैं, उनमें हम प्रिजर्व फॉर्म में रखते हैं। लेकिन जो म्यूजियम्स होते हैं बच्चों, इन म्यूजियम्स में क्या होते हैं, म्यूजियम्स में प्लांट और जो एनिमल्स के स्पेसिमेंस होते हैं वो प्रिजर्व फॉर्म में होते हैं, उनको हम किसी जैसे प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस के अंदर प्रिजर्व कर लेते हैं। या तो ये तरीका होता है, जो भी इनके यानी कि क्यूरेटर्स होते हैं या जो भी उस म्यूजियम्स के यानी हेड होते हैं, वो क्या काम करते हैं, या जो टेक्नीशियंस हैं, जो भी स्पेसिमेंस कहीं से लेके आते हैं, जो भी बाहर से यानी जैसे अपने लोकल जैसे कहीं स्पेसिमेन हो, या अपने यानी कि जैसे बाहर से कहीं स्पेसिमेन कलेक्ट करके लेके आए हों, तो जब वो कलेक्शन करके लेके आते हैं तो फिर पहले उस स्पेसिमेन को जब वो कलेक्ट करके लेके आएंगे तो क्या करेंगे, प्रिजर्व करके रखते हैं। कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव होता है, जैसे स्पेशली आपने स्कूलों वगैरह में देखे होंगे बच्चों, हमारे स्कूलों में जो एलमीरा होती हैं, उन एलमीरा के अंदर क्या पाए जाते हैं, जार होते हैं ग्लास के, यानी कांच वाले जार होते हैं, छोटे बड़े अलग अलग साइज़ के होते हैं, वो एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम उन एनिमल्स को जो हमने कलेक्ट किए हैं
हैं जो हम लेके आए उन एनिमल्स को उन जार के अंदर जो कोई प्रिजर्वेटिव होता है, स्पेशली जैसे फॉर्मेलिन होता है लिक्विड फॉर्म में, तो हम लिक्विड फॉर्म में फॉर्मेलिन उसमें भर लेते हैं और उसमें उस एनिमल्स को प्रिजर्व कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल्स ऐसा नहीं है जो फॉरएवर आपको मिलता रहेगा, तो इसलिए इसको प्रिजर्व करने की आवश्यकता होती है। और कोई भी प्रिजर्वेटिव यानी कि ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारा जो भी स्पेसिमेंस है वो डिग्रेड ना हो, यानी कि नष्ट ना हो या ख़राब ना हो। तो इसलिए हम उनको प्रिजर्व फॉर्म में, कभी कभी कुछ स्पेसिमेन ऐसे भी होते हैं बच्चों जिनको हम लिक्विड फॉर्म में नहीं रख सकते। जैसे कई बार आपने देखे, मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट को क्या करें, इंसेक्ट को कैसे हम यानी कि अपने म्यूजियम के अंदर रखते हैं, उनको एक तरह से ड्राई फॉर्म में रखते हैं। इंसेक्ट बॉक्स होते हैं और इन इंसेक्ट बॉक्स में उनको पिंच करके लगा लेते हैं। जैसे उनकी अगर आपको मान लीजिए अलग अलग क्लास के हैं, फैमिली के हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम डब्बे में उनको प्रिजर्व करके और पिंच करके रख लेते हैं, तो उनके रैक बना लेते हैं। कुछ ऐसे जैसे और वर्टिब्रेट हो सकते हैं, जैसे मानो कोई मैमल्स हैं, मानो रैबिट है, तो रैबिट को कैसे रखेंगे, उसको भी हम प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में नहीं रखते, बल्कि क्या होते हैं जैसे कुछ ऐसे बड़े एनिमल्स होते हैं मैमल्स में, चाहे वो रैबिट्स हो या कोई और, जैसे वर्टिब्रेट में आप देखते हैं बर्ड्स होती हैं, तो हम इनको ड्राई फॉर्म में रखते हैं। ऐसे को हम स्टफ़ वर्टिब्रेट या जैसे कहते हैं, ये हमारे स्टफ़ से जाने जाते हैं। ये स्टफ़ हैं, मतलब एक तरह से ड्राई होते हैं, लेकिन ये भी प्रिजर्वेटिव तो होते हैं, इनमें प्रिजर्वेशन तो हम करते हैं, इनका कोई ना कोई केमिकल तो लगा के रखते हैं ताकि ये ख़राब ना हो, लेकिन इनको हम प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में नहीं रखते, लिक्विड फॉर्म में नहीं रखते। तो ये ऐसे क्या हैं, इस तरह के ना म्यूजियम्स होते हैं। तो इन म्यूजियम्स में हम ज़्यादातर ऐसे जो यानी कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके स्पेसिमेंस लाके प्रिजर्व करके रख लेते हैं। क्योंकि आजकल तो जैसे हम किसी भी एनिमल्स को मार नहीं सकते, अब तो हम केवल जो डेड एनिमल्स होते हैं आजकल, तो क्योंकि वैसी एनिमल्स के ऊपर जो लिविंग एनिमल्स हैं उनको हम मारना मना है, तो इसलिए क्या करते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं और या हमको कहीं मरे हुए एनिमल्स मिल जाते हैं, तो हम उन डेड एनिमल्स को कलेक्ट कर लेके आ जाते हैं या करके ले आते हैं, और जैसे हम उनका कलेक्शन करते हैं फिर उनको जाके म्यूजियम्स में प्रिजर्व करके रख लेते हैं। तो ये जो इस तरह का हमारा एक स्टोर हाउस होता है या एक ऐसा यानी कि इंस्टीट्यूशन जहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के एनिमल्स और प्लांट प्रिजर्वेटिव फॉर्म में पाए जाते हो या मिलते हो या जिसके रखे हो, तो हम उनको क्या कहेंगे बच्चों, उनको हम म्यूज़ियम का नाम देते हैं। तो ऐसे कई सारे बड़े बड़े लेवल के म्यूज़ियम्स हैं, मैंने अभी बताया, जैसे छोटे भी हो सकते हैं, स्कूल लेवल पे बहुत छोटे म्यूज़ियम्स होते हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे थोड़े और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, और कुछ जो यानी बहुत ही बड़े यानी कि जैसे हम म्यूज़ियम की बात करते हैं तो उनके एग्जांपल हैं जैसे अमेरिकन म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये न्यूयॉर्क के अंदर है यूएसए में, बहुत बड़ा यानी कि जैसे कहते हैं म्यूज़ियम है। इसी तरह का स्टेट म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये जर्मनी के अंदर है बच्चों, बहुत बड़ा यानी कि म्यूज़ियम है ये भी, ये वर्ल्ड के यानी कि फेमस म्यूज़ियम्स में काउंट किए जाते हैं। इसी तरह से म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। और इसके अलावा देखते हैं जैसे जो ये है नेशनल म्यूज़ियम्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पेरिस के अंदर है, फ्रांस के अंदर। और अगर हम इंडिया में भी बात करें, दिल्ली, हमारे यहाँ दिल्ली में भी एक नेशनल म्यूज़ियम है, ठीक है, ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये कुछ फेमस यानी कि जैसे कहते हैं हम म्यूज़ियम्स हैं जो वर्ल्ड वाइड है, यानी कि पूरी दुनिया में हम इनको जानते हैं। तो ये बड़े यानी कि लेवल के म्यूज़ियम्स हैं। तो इन म्यूज़ियम से भी हमको कहीं ना कहीं एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने में, उनकी स्टडी करने में, उनकी रिसर्च करने में, ये कहीं ना कहीं हमारी ये भी मदद करते हैं। तो इसकी अगर हम इनके फंक्शंस देखें या रोल देखें जैसे क्या हैं, तो रोल ऑफ म्यूजियम क्या हो सकता है, एक तो बिल्कुल सिमिलर रोल होते हैं जैसे अभी मैंने पहले बताया था हार्बेरियम। हार्बेरियम भी क्या है, एक कलेक्शन है, उसमें भी डिफरेंट टाइप के जो प्लांट पार्ट्स होते हैं या होल प्लांट की जो बॉडी होती है उसको हम ड्राई करके, प्रेस करके और प्रिजर्वेटिव लगा के उसको रख लेते हैं। तो इसी तरह का ये भी एक एनिमल्स है, यहाँ पर हम केवल एनिमल प्लांट को डेड फॉर्म में रखते हैं, कंप्लीट फॉर्म में। प्लांट भी हम यहाँ पर बहुत बड़े नहीं रखते, जैसे म्यूजियम में ज़्यादातर वो प्लांट होते हैं, क्योंकि जो बड़े प्लांट होते हैं उनको तो हम नेचुरली ग्रो करा लेते हैं बॉटनिकल गार्डन्स वगैरह में, लेकिन जो छोटे प्लांट होते हैं स्पेशली जैसे एल्गी हैं या कोई और माइक्रोब जैसे फंगस हैं, फंजाई हैं, ब्रायोफाइट हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, या उनके जैसे कोई बड़े प्लांट हैं जिम्नोस्पर्म, उनके कोई सीड हैं, तो हम उनको बच्चों इनमें प्रिजर्व करके रखते हैं। तो जो म्यूजियम का रोल है, एक तो यही है कि लाइक है हार्बेरियम जैसे इनका यानी कि फंक्शन होता है, इनका रोल होता है। दूसरा, हम इनमें जो एनिमल्स और प्लांट हैं उनको कलेक्ट करके रखते हैं, उनका कलेक्शन करके रखते हैं, ठीक है। और तीसरा है मेनली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ फ्लोरा
एंड फोना ऑफ लोकल एरिया एज वेल एज अदर एरिया। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि ये जितने भी यानी म्यूजियम्स होते हैं, ये म्यूजियम्स आपको इस तरह की जो अपने लोकल एरिया या और दूसरा जो एरिया है, अदर एरिया है, उस लोकल और अदर एरिया में पाया जाने वाला जो फोना और फ्लोरा है, यानी कि जो प्लांट और एनिमल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है। चौथा इम्पॉर्टेंट ये सेंटर हैं किस चीज़ के लिए, फॉर टैक्सोनॉमी की स्टडी, क्योंकि जो बच्चों को मान लीजिए जो एक टैक्सोनॉमी करना चाहते हैं किसी प्लांट की या एनिमल्स की, तो उनके लिए ये बेस्ट सेंटर माने जाते हैं। ठीक है, और जो रिसर्च और एजुकेशन से भी हैं, यानी कि जो बच्चे रिसर्च करना चाहें, जो लिविंग बीइंग के करैक्टर से स्टडी करना चाहें, जैसे मान लीजिए और वो हमको नहीं मिलते, मानो लिविंग एनिमल्स को आपने उसके करैक्टर स्टडी करने, लेकिन लिविंग एनिमल्स वो आपको नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, तो आप उनको कहाँ देख सकते हैं, आप उनके को म्यूज़ियम में देख सकते हैं। वो आपको हालांकि डेड स्पेसिमेन है लेकिन या नॉन लिविंग है, लेकिन उसको आप डेड स्पेसिमेंस को उसके जो करैक्टर्स हैं, उसकी जो फीचर्स हैं, उनको वहाँ स्टडी कर सकते हैं। तो ये रिसर्च और जो एजुकेशन में भी इसका रोल है। और इसके अलावा जैसे एक्वाइजेशन ऑफ मटेरियल, एक्वाइजेशन ऑफ मटेरियल से मतलब क्या होता है बच्चों, इसका ये कार्य होता है, फंक्शन होता है कि जो भी यानी कि जैसे क्यूरेटर्स होते हैं या जो भी उस म्यूजियम्स के हेड होते हैं या जो टेक्नीशियंस हैं, वो जो भी अपने म्यूजियम्स में एनिमल या प्लांट के जो स्पेसिमेन है जिनको वो ऐड करते जा रहे हैं, तो उनको ऐड करना, उनको यानी कि उनका कलेक्शन अपनी म्यूजियम में इकट्ठा करना, वो कहलाता है एक्वाइजेशन ऑफ मटेरियल्स। तो वो इस तरह से मटेरियल को एक्वायर करते रहते हैं और फिर उनके एक जैसे कहते हैं रिकॉर्ड करके रखते हैं। हर एक एनिमल्स के ऊपर या हर प्लांट के ऊपर आपको उनका पूरा डिटेल जैसे कहते हैं उसका क्लासिफिकेशन मिलेगा। मानो ये किस जैसे किंगडम से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मानो अगर आपने वैसे तो एनिमल्स में जाके देखो तो सारे एनिमल्स ही मिलेंगे, तो किंगडम एनिमिलिया मिलेगा, लेकिन जो और नीचे की कैटेगरी होती है, जैसे मानो फाइलम, कौन से फाइलम से बिलोंग कर रहा है, किस क्लास से बिलोंग करता है, किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, या किस जैसे जीनस से बिलोंग करता है, किस स्पीसीज से करता है, किस वैरायटी से करता है। तो यानी कि आपको उसका पूरा होल जैसे कहते हैं डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है उस स्पेसिमेन की आपको म्यूजियम के अंदर मिल जाती है। तो ये पूरा रिकॉर्ड वो मेंटेन करके रखते हैं। तो ये सारी की सारी जो जानकारी हैं आपको प्लांट और एनिमल्स की वो म्यूजियम में मिल जाती हैं। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे क्या हो गए, टैक्सोनॉमिकल टूल्स हो गए। तो ये टैक्सोनॉमिकल टूल्स कौन सा हो गया, म्यूजियम। तो अब हार्बेरियम मैंने आपको बता दिया, बॉटनिकल गार्डन्स मैंने बता दिए, म्यूजियम मैंने बता दिए, और अब उसके बाद जो हम कराएंगे अब आपको बच्चों वो है हमारी ये जूलॉजी। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट जो कैटेगरी है टैक्सोनॉमिकल एड्स में जो आते हैं, जैसे हमने बताए थे टैक्सोनॉमिकल एड्स हार्बेरियम है, बॉटनिकल गार्डन है, तो उसी में अगली जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है वो है जूलॉजिकल पार्क, या जिसको हम जू कहते हैं, या इसी को हम जूलॉजिकल गार्डन के नाम से भी जानते हैं। स्पेशली आपने जैसे हिंदी में पढ़ा होगा, जू होते हैं छोटे छोटे चिड़ियाघर भी होते हैं, तो ये बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का जू की बात कर रहे हैं। तो जो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं ये होते क्या हैं, जूलॉजिकल पार्क्स किन्हें कहते हैं, तो जूलॉजिकल पार्क्स हम उन ऐसे स्थानों को कहते हैं जहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के विभिन्न प्रकार के एनिमल्स को हम जहाँ पर रखते हों, यानी कि जो ऐसे एरिया होते हैं या जो ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के एनिमल्स को ओपनली इनक्लोज करके रखते हैं। ओपनली से मतलब है बिना किसी केज के रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको बिना किसी केज के ऐसे ही छोड़ देते हैं, इनको एक इनक्लोजर्स में रखा जाता है। और जब हम पब्लिक जैसे कोई देखना चाहे तो इनको पब्लिकली हम उनके लिए डिस्प्ले कर देते हैं। तो ये ऐसे जो स्थान होते हैं हम उन स्थानों को जूलॉजिकल पार्क या जू के नाम से जानते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ छोटे छोटे शहरों में भी जू पाए जाते हैं, तो ये छोटे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े यानी जू भी हो सकते हैं। और पूरे अगर हम वर्ल्ड की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, तो पूरी दुनिया में लगभग 1000 से भी ज़्यादा जूलॉजिकल पार्क्स हैं। और यदि हम इंडिया की बात करें तो जो हम इंडिया में देखते हैं उनमें भी 200 से ज़्यादा यानी कि मोर देन 200 जूलॉजिकल पार्क्स बनाए हुए हैं या पाए जाते हैं। तो इन जूलॉजिकल पार्क्स में हम अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स हैं इनको बहुत ही हाईली स्टैंडर्ड्स जैसे कहते हैं केयर में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको कोई केयर ना की जाए, इनका वहाँ पर हाईली जैसे कहते हैं पूरा जो स्टैंडर्ड है उनको ऑब्जर्व करने का, वहाँ पर पूरी सिक्योरिटी होती है और इसमें जो फोर्स है वो इनको यानी कि मैनेज करती है। तो ये सारे जो एनिमल्स होते हैं इनको एक हाईली स्टैंडर्ड्स केयर में रखा जाता है।
और एक नेचुरल जो कंडीशंस होती हैं उस पार्क की, वो उनको वहाँ दी जाती है। यानी कि इसमें सबसे खास बात यही होती है जूलॉजिकल पार्क की, कि जो एनिमल्स होते हैं उनको अपने प्राकृतिक जो आवास होता है, जैसे उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, उसी में उन एनिमल्स को इनक्लोज करके रखा जाता है। तो ये तो ऐसे स्थानों को हम जूलॉजिकल पार्क का नाम देते हैं बच्चों। और इन सभी जितने भी जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, इनके ऊपर जो एक अथॉरिटी काम करती है, जो इनकी यानी कि जैसे कहते हैं लुक आफ्टरिंग करती है, वो सेंट्रल जू अथॉरिटी के नाम से जानी जाती है। जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है, यानी कि जैसे कहते हैं केंद्रीय बॉडी है, सेंट्रल बॉडी है, ये सेंट्रल बॉडी उनकी सभी जितने भी जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं उनकी लुक आफ्टरिंग करती है। तो ऐसे बहुत सारे जूलॉजिकल पार्क्स हैं। मैं कुछ एग्जांपल आपको जैसे देना चाहता हूँ, जैसे अलीपुर जूलॉजिकल पार्क्स है, ठीक है, और ये कोलकाता के अंदर है। जयपुर जूलॉजिकल पार्क है, ये जयपुर के अंदर है। मैसूर जो जूलॉजिकल पार्क है, ये कर्नाटका के अंदर है। लखनऊ जो जूलॉजिकल पार्क है, ये यूपी में लखनऊ के अंदर है। इस तरह से और भी बहुत सारे हैं, जैसे संजय गांधी एक नेशनल पार्क है, ये पटना के अंदर है। जो राजीव गांधी नेशनल पार्क है, जूलॉजिकल नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र के अंदर है। इस तरह से आपको ना बहुत सारे आसपास में या जो स्टेट हैं उन स्टेटों में ये जूलॉजिकल पार्क्स मिल जाते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये किस तरह से हमारी टैक्सोनॉमी में हेल्प करते हैं या इनके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे आप जान रहे कि जूलॉजिकल पार्क्स में हम अलग अलग टाइप के विभिन्न प्रकार के एनिमल्स को रखते हैं और उनको एक प्रोटेक्टेड यानी जैसे कहते हैं उनकी सुरक्षा करके रखते हैं। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो सुरक्षित से मतलब अगर मान ली किसी एनिमल को इंजरी हो जाती है तो उसका वहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। और बाई चांस उनको जैसे किसी एनिमल्स को भोजन नहीं मिलते, अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, तो जो लेकिन जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, जो ये जूलॉजिकल पार्क है, उनमें उनकी भोजन की भी व्यवस्था होती है, मेडिकल की व्यवस्था होती है। उनको उनके जो दुश्मन होते हैं, एनिमी होते हैं, उनसे बचाने का भी तरीका होता है। तो इसलिए ये बहुत ही प्रोटेक्टिव हैं और उनको एक नेचुरल कंडीशंस में इन एनिमल्स को रखा जाता है। और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए एक ये जैसे कहते हैं रिक्रिएशन के भी साधन होते हैं। तो अगर हम इनके रोल देखें कि भी व्हाट आर द रोल ऑफ जूलॉजिकल पार्क, ये क्या क्या रोल यानी कि निभाते हैं या इनसे क्या क्या हमको फ़ायदा हो सकता है और ये किस तरह से ये हमारी टैक्सोनॉमी में हेल्पफुल होते हैं। तो जो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, सबसे पहला तो इसका बेनिफिट यही होता है कि ये एक प्राइज्ड एसेट्स हैं, यानी इसका मतलब है कि ये हमारी एक संपत्ति है और इस प्रकार की संपत्ति है जिससे हम पैसा भी कमाते हैं। जैसे मान लीजिए जो हम पब्लिकली जब हम इनको एक तरह से लोगों के लिए डिस्प्ले करते हैं, तो जो स्पेशली जो बच्चे होते हैं वो इनसे फेमिलियराइज हो जाते हैं, यानी कि इनको जान लेते हैं। तो उनमें क्योंकि उत्सुकता होती है एनिमल्स को देखने की और उनको जानने की, तो एक तो ये होता है कि हम बच्चों के लिए इनको या बड़ों के लिए भी हम इनको खोलते हैं या उनके लिए इनको दिखा देते हैं। तो पहला फ़ायदा ये हुआ कि जो जूलॉजिकल पार्क्स हैं ये एक प्राइज एसेट्स होते हैं। फेमिलराइजिंग यानी कि पब्लिक स्पेशली जैसे चिल्ड्रन विद वाइल्ड एनिमल, तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके को देखने की जो उत्सुकता है बच्चों के अंदर स्पेशली, वो भी उनसे यानी कि फैमिलियर हो जाते हैं। और इसके अलावा जैसे स्टडी ऑफ लाइव एनिमल्स बाय स्टूडेंट, मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स है और रिसर्च स्कॉलर है और वो लाइव एनिमल्स के ऊपर कोई स्टडी करना चाहता है। स्टडी कैसे करते हैं, जैसे आपने कई बार देखा होगा हम एनिमल बिहेवियर, हायर क्लासेस में बच्चे क्या होता है, हमने मान ली किसी एनिमल्स का बिहेवियर स्टडी करना है, तो हम उनको एनिमल को कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ देखेंगे कि भाई हमने किस एनिमल्स का, उस एनिमल का बिहेवियर कैसे स्टडी करें। तो एनिमल बिहेवियर को स्टडी करने का सबसे जो अच्छा तरीका है, आप किसी जूलॉजिकल पार्क्स में और जिस एनिमल्स के ऊपर आप स्टडी करना चाहते हैं, जिस एनिमल्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसका पूरी जो हिस्ट्री है, लाइफ हिस्ट्री है, उसके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, उसका बिहेवियर स्टडी करना चाहते हैं, तो इससे अच्छे जगह कहीं नहीं हो सकती या इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं और स्पेशली हम उन रिसर्च स्कॉलर की बात करते हैं जो रिसर्च करते हैं एनिमल्स के ऊपर, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा स्थान होता है। वो लाइव एनिमल के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उनका बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कोई टूरिस्ट है, जैसे कई बार होता है कि भाई हम टूरिस्ट जो आते हैं उनको भी अट्रैक्ट करने का है, जैसे आपको कहीं जाना है, वहाँ कोई चिड़ियाघर देखना है, कोई जू यानी देखना है, तो उन जू को जो देखने के लिए क्या होते हैं, जो अच्छे जू होते हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक को या लोगों को अपनी तरफ
खींचने का भी काम करते हैं, अट्रैक्ट करने का भी काम करते हैं। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि दे आर आल्सो सोर्स ऑफ टूरिस्ट। ये टूरिस्ट के लिए भी एक सोर्स का काम करते हैं, उनको टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का भी काम करते हैं। और सबसे बड़ा अगर हम इनका बेनिफिट देखें बच्चों, तो जो एक्स सिचु कंजर्वेशन होती है, एक्स सिचु कंजर्वेशन किसे कहते हैं हम? एक्स सिचु से मतलब होता है किसी भी एनिमल्स को उसी के नेचुरल इन्वायरमेंट में कंजर्व करके रखना, उनको संरक्षण यानी कि देना, उनको प्रोटेक्ट करके रखना। तो ये एक बहुत अच्छे यानी कि जिसे कहते हैं साधन है उन एनिमल्स को, स्पेशली जो हमारे आसपास या जैसे हम कंट्री में ख़त्म होते जा रहे हैं, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ होती हैं एनिमल्स की, जो थ्रेटेड स्पीसीज़ होती हैं एनिमल्स की, जिनको मेनली किसी उनके एनिमी से या उनके जो दुश्मन होते हैं उनसे कोई यानी कि उनको खतरा होता है एक तरह से। तो जो एनिमल्स यानी कि खतरा का सामना कर रहे हों या जिनको अपना कोई प्रोटेक्शन चाहिए, तो उनको भी एक कंजर्व करने का साधन है। जैसे मानो इंडिया में भी कई सारे ऐसे एनिमल्स के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं, रिहेबिलिटेशन जियोलॉजिकल पार्क बनाए हुए हैं, जहाँ पर हम इन एनिमल्स जो बहुत ज़्यादा एंडेंजर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा थ्रेटेड एनिमल्स हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा एक हिमालयन मस्क डियर है, ठीक है, इसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कुफरी के अंदर बनाया हुआ है। और या जैसे मान लीजिए कोई और बस्टर्ड एनिमल्स हैं, इनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं। कोलकाता के अंदर क्रोकोडाइल्स को यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं। तो ये क्या होते हैं, ये उन एनिमल्स के लिए भी जैसे जो बहुत ज़्यादा एंडेंजर्स हों, बहुत ज़्यादा जिनको थ्रेटेड मिल रही हो, तो उन एनिमल्स के लिए हम इनको एक रिहेबिलिटेशन सेंटर के रूप में भी जान सकते हैं। तो ये और जो एनिमल्स जिनकी हमको आपको टैक्सोनॉमी करनी है, जिनको आपको जानना है, जिनको क्लासीफाइड करना है या जिनको समझना है, उनके लिए भी बहुत अच्छे सोर्स हैं जियोलॉजिकल पार्क। तो ये एक तरह से टैक्सोनॉमिकल एड्स में हमारी हेल्प करते हैं। तो अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे बच्चों, तो आपको और बहुत सारे यानी कि एग्जांपल्स मिल जाएंगे, इनके आप लर्न कर सकते हैं टेक्स्ट बुक में से कौन कौन से इम्पोर्टेंट जियोलॉजिकल पार्क्स हैं या जू हैं। और अपने आसपास भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हमारे यहाँ जू पाए जाते हैं, और उसमें किस प्रकार के हम एनिमल्स को एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया बच्चों जियोलॉजिकल पार्क या जिनको हम जू। अगली एक जो टैक्सोनॉमिक एड्स हैं, जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं या टूल्स हैं, उनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है टैक्सोनॉमिक की। ये टैक्सोनॉमी की ये भी हमको कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने में या जैसे कहते हैं उसको उसका सही जो स्थान है, प्रॉपर जो प्लेस है, वहाँ तक पहुँचाने में मदद करती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि टैक्सोनॉमी की होती क्या है। ये एक्चुअली में जब बच्चों आप हायर क्लासेस में जाओगे तो टैक्सोनॉमी की जो बुक हैं, जो बड़े बड़े टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं, जो एजुकेशनिस्ट होते हैं हमारी बायोलॉजी में, तो वो क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स या प्लांट की जो टैक्सोनॉमिक बुक तैयार करते हैं या जैसे कहते हैं एक लिस्ट बनाते हैं। और इन बुक्स में या जो इन लिस्ट में क्या होते हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं इंडिविजुअल्स की या ऑर्गेनिजम्स की, और उन करैक्टरिस्टिक्स के आधार पे ही हम उन एनिमल्स का सही नाम या उसकी जो पोजीशन है उसको समझ पाते हैं। तो ये टैक्सोनॉमी की जो की है एक्चुअल में क्या है, एक तरह से जैसे लिस्ट हो सकती है, आप इनको लिस्ट के नाम से भी जान सकते हैं। टैक्सोनॉमी जो की है वो लिस्ट की तरह काम करती है बच्चे, और या फिर जैसे बुक हो सकती हैं और बुक के रूप में भी ये काम करती हैं। और इनमें होते क्या हैं, इनमें इंडिविजुअल्स के वही करैक्टर्स होते हैं। तो इसलिए हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ ए लिस्ट ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टरिस्टिक्स अरेंज in a such manner by that selection and elimination one can easily identify an organisms as to its name and position। यानी अर्थात ये हुआ इसका मीनिंग कि ये एक ऐसी लिस्ट या एक ऐसी बुक होती हैं जो टैक्सोनॉमी की हैं, जिनमें किसी ऑर्गेनिजम्स के अल्टरनेट कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। अल्टरनेट से मतलब जैसे आपने पढ़े होंगे जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं कि ये एब्सेंट है या ये प्रेजेंट है। तो इस तरह के जो अल्टरनेट या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो एक अरेंज यानी जिसे कहते हैं उनका एक सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट होता है, और उन्हीं कैरेक्टर्स में से जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं या जो टैक्सोनॉमी कर रहे हैं वो क्या करते हैं, किसी इंडिविजुअल्स के जो कैरेक्टर्स उसमें पाए जाते हैं उनको हम या तो सेलेक्ट करते हैं या एलिमिनेट करते हैं। जैसे मान लो सपोज आपको किसी इंडिविजुअल्स की टैक्सोनॉमी करनी है, और किसके हेल्प से करनी है बच्चों, आपको किसी टैक्सोनॉमी
की के माध्यम से किसी इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करना है। तो आपके पास में जैसे कोई लिस्ट होगी, सपोज मान लीजिए ये कोई लिस्ट है टैक्सोनॉमी की, तो इस लिस्ट में क्या होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स के करैक्टर्स लिखे होते हैं। और करैक्टर्स भी कैसे लिखे होते हैं, अल्टरनेट करैक्टर्स लिखे होते हैं। अल्टरनेट से मतलब समझ रहे हो कि जैसे एक दूसरे के विपरीत करैक्टर्स लिखे होते हैं। तो जो भी टैक्सोनॉमी करने वाला स्टूडेंट है या जो भी इंडिविजुअल्स या जो व्यक्ति मान लीजिए उसकी किसी इंडिविजुअल्स की टैक्सोनॉमी कर रहा है, तो वो क्या करेगा, पहले तो उनके सुपरफिशियल ट्रेड्स को देख लेगा। जैसे मान लो आप सुपरफिशियल ट्रेड से मीनिंग क्या होता है, मान लो आपको कोई एनिमल्स है और उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको पहचानना है, उसको क्लासीफाइड करना है, तो पहले तो हम यही देख लेते हैं उसके सुपरफिशियल ट्रेड्स कैसे हैं। सुपरफिशियल ट्रेड्स में क्या आता है, जैसे मान लीजिए वो एनिमल है या वो प्लांट है, वो एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल है, विंग्ड है या विदाउट विंग है। तो ये जो हमको दिखाई देने वाले करैक्टर्स हैं, जो मेजर यानी कि आप करैक्टर्स की बात करते हैं, उन करैक्टर्स को हम सुपरफिशियल करैक्टर्स का नाम देते हैं। और फिर उसके बाद में जो हमारे पास में ये लिस्ट होती है टैक्सोनॉमी की, तो इन टैक्सोनॉमी की जो लिस्ट हैं या बुक्स हैं, उनमें फिर हम उनके जो फाइन करैक्टर्स होते हैं, बहुत ही बारीक करैक्टर्स जैसे हम कहते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। तो ये इसलिए क्या होगी, एक टैक्सोनॉमिक जो की हैं उनमें इन करैक्टर्स को हम सेलेक्ट करते हैं या फिर इनमें से इनको जो हमें नहीं पाए जाते उन इंडिविजुअल्स में उनको निकाल देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो इस तरह की जो लिस्ट होती हैं बच्चों, उनको हम या जो बुक होती हैं उनको टैक्सोनॉमी की के नाम से जानते हैं। ये टैक्सोनॉमी की हैं। और ये भी जो टैक्सोनॉमी की होती हैं, इनके भी दो टाइप्स होते हैं बच्चों। दे आर मेनली 2 टाइप्स। एक तो वो की होती हैं जिनका नाम देते हैं हम ब्रैकेटेड की, और दूसरी जो की होती हैं उनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं इंटेंडेड की या यॉक टाइप की। ये यानी कि 2 टाइप की हैं, एक ब्रैकेटेड। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, ब्रैकेटेड की का मतलब क्या होता है कि इसमें जो करैक्टर्स हैं उनके जो नंबर्स होते हैं वो ब्रैकेट में दिए जाते हैं बच्चों। मान लीजिए कोई करैक्टर्स है, और जैसे मैं फॉर एग्जांपल्स मान लो किसी इंडिविजुअल्स में आपने देखा कि कोई इंडिविजुअल्स है और उसमें कान पाए जाते हैं, ईयर्स पाए जाते हैं, तो हम क्या करेंगे उस करैक्टर्स को, यानी कि जैसे ईयर इज़ प्रेजेंट, तो उसके आगे एक ब्रैकेट लगा दिया और उस ब्रैकेट में क्या दे दिया, कोई नंबर दे दिया। तो वो नंबर आपने सेलेक्ट कर लिया, मान लो उसके आगे नंबर दे दिया हमने 2, ये 2 नंबर दे दिए। तो इसका मतलब ये होगा कि आप नेक्स्ट वाला जो करैक्टर पढ़ोगे तो उसके 2 नंबर वाले को ही पढ़ोगे, और जो इसका अल्टरनेट करैक्टर है, जैसे मान लीजिए एक्सटर्नल ईयर इज़ एब्सेंट, उसमें यानी कि जो एक्सटर्नल ईयर्स हैं वो नहीं पाए जाते, वो एब्सेंट है, और उसके आगे जो ब्रैकेट में कौन सा नंबर दिया हुआ है, 3rd, तीसरा दिया हुआ है, तो आप इसको एलिमिनेट कर दोगे। समझ में है ना। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में ब्रैकेटेड की होती हैं, तो उन ब्रैकेटेड की का मतलब यही होता है कि उसमें जो करैक्टर्स होते हैं उन करैक्टर्स के जो नंबर्स हैं वो ब्रैकेट में दिए जाते हैं। इसलिए हमने इसको लिखा है कि अल्टरनेट करैक्टर्स आर गिवन नंबर्स इन ब्रैकेटेड। तो जो ऐसी की हैं उनको हम ब्रैकेटेड की के नाम से जानते हैं, जबकि जो दूसरी टाइप की होती हैं उनको कहते हैं इंटेंडेड की या योक टाइप की। तो जो ये की होती है इसमें क्या होता है, इसमें ब्रैकेट नहीं होते। तो ये क्या है कि देयर इज ए सीक्वेंस ऑफ 2 और मोर अल्टरनेट करैक्टर्स। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी हम जैसे करैक्टर्स देख रहे हैं किसी इंडिविजुअल्स के, उनकी एक सीक्वेंस पाई जाती है। वो अल्टरनेट यानी जो करैक्टर्स हैं उनकी एक सीक्वेंस है, और उनमें से ही हमको सिलेक्शन या फिर एलिमिनेशन करना होता है। जो करैक्टर्स आप उस इंडिविजुअल्स के अंदर देख रहे हो उनको हम सेलेक्ट करते चले जाते हैं, और जो उसमें नहीं पाए जाते उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसका भी उदाहरण देते हैं। ये मान लीजिए आपने अल्टरनेट करैक्टर, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं होता। हम ये जो की आपको बता रहे हैं बच्चों, इन की के भी एक अगर देखें तो टाइप ऐसे भी होते हैं। मान लीजिए आपको किस लेवल की टैक्सोनॉमी की करनी है, जैसे मान लो किसी इंडिविजुअल्स को आपको फाइलम लेवल तक ही आइडेंटिफाई करना है, या उसको जैसे क्लास लेवल तक लेके जाना है, या आप उसको जैसे मान लीजिए ऑर्डर लेवल तक लेके आ रहे हो, या उसकी फैमिली तक की आपको उसकी क्लासिफिकेशन करनी है, या उसकी जीनस या स्पीसीज, यानी कि जो हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उनमें से आपको ये पहले देखना होता है कि हमने उस इंडिविजुअल्स का जो क्लासिफिकेशन है या उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो किस लेवल तक करना है। मान लो आपको किसी इंडिविजुअल्स का जो क्लासिफिकेशन है वो मान लीजिए फैमिली लेवल तक करना है, तो उसके लिए अलग से टैक्सोनॉमी की आती हैं। अगर आपको मान लीजिए फाइलम लेवल का ही करना है या ऑर्डर लेवल का करना है तो उसके लिए अलग टैक्सोनॉमी की होती हैं। तो अलग अलग लेवल तक की जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, उन लेवल तक की अगर आपको किसी इंडिविजुअल की टैक्सोनॉमी करनी है, उसको आइडेंटिफाई करना है या उसको सही जगह देनी है, उसकी सही पोजीशन
जाननी है तो हम उनके लिए क्या करते हैं बच्चों, उनके लिए अलग अलग टाइप की टैक्सोनॉमी की का यूज़ करते हैं। तो ये टैक्सोनॉमी की अलग अलग लेवल की होती हैं। बाकी जैसे अभी मैंने बताया ये 2 टाइप की हैं, उनमें एक ब्रैकेटेड है जिसमें जो करैक्टर्स होते हैं उनके नंबर्स ब्रैकेट में दिए जाते हैं, जो करैक्टर्स आपको मिल रहे हैं उनको हम सेलेक्ट करते चले जाते हैं, और जो करैक्टर्स उस इंडिविजुअल्स में नहीं पाए जाते उनको हम एलिमिनेट करते चले जाते हैं। और जो करैक्टर्स का नंबर दिया होगा आगे ब्रैकेट में, फिर हम उसी को पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट को छोड़ते चले जाएंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें एक सीक्वेंस है जिसमें 2 या मोर देन 2 अल्टरनेट करैक्टर्स पाए जाते हैं, और फ्रॉम विच यानी कि सिलेक्शन एंड एलिमिनेशन आर कैरिड आउट, यानी उसमें क्या होगा कि जो सिलेक्शन और एलिमिनेशन होगा उन्हीं में से होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया एक्सटर्नल ईयर इज प्रेजेंट, तो अगर मानो एक्सटर्नल ईयर पाए जाते हैं, अब क्वेश्चन आता है मानो किसी एनिमल्स में आपने एक्सटर्नल ईयर देख लिए, भी कान तो है, अब कान तो किसी में भी हो सकते हैं, जैसे मैमल्स के जितने भी एनिमल्स आप देखते हो, डॉग में भी ईयर्स होते हैं, कैट में भी ईयर्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में भी ईयर होते हैं। तो अब ये पहले तो आपने मान लीजिए इसमें करना क्या होगा, इसमें तो पहले आप उसके सुपरफिशियल ट्रेट देख लीजिए, आप वैसे ही पहचान लेंगे कि भाई काव है, डॉग है या कैट है या कौन सा एनिमल्स है। तो पहले तो उनके आधार पर देखिए, फिर हम ये देख लेते हैं उनमें जैसे एक्सटर्नल करैक्टर्स में भी कि भी मान लीजिए वो एनिमल्स है उसमें एक्सटर्नल ईयर पाए जाते हैं। अब एक्सटर्नल ईयर जैसे मैंने अभी उदाहरण के रूप में बताया कि सभी मैमल्स में एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं। तो अब फिर क्या देखेंगे, फिर उसको और यानी कि आइडेंटिफाई करने के लिए और रिकग्नाइज करने के लिए दूसरे करैक्टर्स देखते हैं। जैसे उसी का पार्ट विंग्स देख लेंगे, मानो उस एक्सटर्नल ये जो ईयर्स हैं उनके साथ क्या उसमें विंग्स भी पाए जाते हैं। अब मानो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, अगर मानो किसी एनिमल्स में एक्सटर्नल ईयर भी है और विंग्स भी पाए जाते हैं, तो इसका मतलब वो केवल कौन हो सकता है, बैट ही हो सकता है, क्योंकि बैट एक ऐसा मैमल है जो उड़ता भी है और उसके अंदर एक्सटर्नल ईयर भी पाए जाते हैं। तो हमने ये बैट लिख दिया, लेकिन जब हम देखते हैं कि उसमें एक्सटर्नल ईयर तो हैं लेकिन विंग्स नहीं है, तो फिर तो वो तो कोई और भी हो सकता है, जैसे कैट भी हो सकता है, डॉग भी हो सकता है, या कोई और दूसरा अदर मैमल भी हो सकता है। तो हमने यहाँ इसमें से सिलेक्शन किसका किया, बैट का, और रिजेक्शन किसका किया या एलिमिनेशन किसका किया, कैट का। तो ये हमारा एक आपको करैक्टर मिल गया। अब इसी तरह से और दूसरा ले सकते हैं, मान लो एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट था, उसमें एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता लेकिन उसमें विंग्स तो थे, पंख पाए जा रहे हैं। तो जब विंग्स हैं लेकिन एक्सटर्नल ईयर नहीं है, तो अब हम दूसरी तरफ यानी कि अपना जैसे कहते हैं लेके चलते हैं। तो दूसरी तरफ में आप क्या देखोगे, हो सकता है ये बर्ड्स भी हो सकती है या कोई इंसेक्ट होती है। तो हमने फिर यहाँ पर मान ली सपोज बर्ड्स डाल दिया कि भाई उसमें एक्सटर्नल ईयर नहीं है लेकिन पंख पाए जाते हैं, विंग्स पाए जाते हैं फ्लाइंग करने के लिए, तो वो क्या हो सकता है, एनिमल बर्ड हो सकता है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। और अगर नहीं है मान लीजिए उसके अंदर, तो फिर हम कोई दूसरा एनिमल दे देंगे क्योंकि उसमें एक्सटर्नल ईयर्स है और उसमें अगर आपको विंग्स नहीं है, ठीक है, तो वो हम कोई जो भी आप देखते हैं इस तरह का नाम दे देते हैं। फिर हम कोई और करैक्टर देखते हैं उसके अलावा। अब ये तो हमने वैसे देख लिया, अब हमें पता चल गया कि भी एक्सटर्नल जो ईयर्स हैं वो एब्सेंट हैं, उसमें नहीं पाए जाते, लेकिन विंग्स हैं तो फिर वो बर्ड्स हो सकता है। फिर और देखते हैं इसी तरह के कोई और एनिमल्स, मान लो आपने लिम्स के आधार पर देख रहे हैं कि भाई लिम्स प्रजेंट हैं। अब लिम्स तो सारे एनिमल्स में प्रजेंट होती हैं, तो हम ये देखते हैं, मानो सपोज आपने कोई भी एनिमल मान लेते हैं कि भाई उसमें लिम्स तो हैं, भुजाएं तो हैं चलने के लिए, तो वो मान लीजिए हमने कह दिया कि भाई फ्रॉग है। फ्रॉग हो सकता है कि उसमें जो है मूवमेंट करने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए क्या होती हैं, लिम्स पाई जाती हैं, भुजाएं पाई जाती हैं। तो हमने उसका नाम क्या दे दिया, उसको हमने नाम दे दिया जैसे फ्रॉग का। लेकिन अब देखेंगे कि भाई लिम्स के साथ साथ अब वो कोई और दूसरा हम जैसे कहते हैं फाइन कैरेक्टर्स देखते हैं, वो यानी कि उसमें जो ब्रीथिंग यानी ऑर्गन्स हैं, जो रेस्पिरेशन करने के लिए ऑर्गन्स क्या हैं, क्या गिल्स पाए जाते हैं उसके अंदर, या गिल्स एब्सेंट हैं या प्रेजेंट हैं, फिर वो कैरेक्टर ले लेते हैं। लेकिन उसमें देखते हैं कि भाई गिल्स नहीं है, तो फिर हम उसको कन्फर्म कर लेते हैं। इस तरह से ना हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ये लिस्ट होती हैं टैक्सोनॉमिक की के अंदर, उन लिस्ट में जो करैक्टर्स होते हैं, जो अल्टरनेट करैक्टर्स होते हैं, हम इन्हीं अल्टरनेट करैक्टर्स में से जो उस इंडिविजुअल्स में पाए जाते हैं उनमें से सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो नहीं पाए जाते उनको एलिमिनेट करते रहते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारी लिस्ट है या जो हमारी टैक्सोनॉमी की बुक है, तो हम इन टैक्सोनॉमी की बुक के माध्यम से या टैक्सोनॉमी की जो लिस्ट है इनके माध्यम से उस इंडिविजुअल्स की सही पोजीशन और उसका सही नाम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये हमारी एक टैक्सोनॉमी की होगी। तो ये टैक्सोनॉमी की बहुत बड़ी क्लासेस में जब आप जाओगे बच्चों, वहाँ आपको मिल जाएंगी कि ये टैक्सोनॉमी की किस तरह से। तो ये क्वेश्चंस एक तरह से हमारा बच्चों यहाँ समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है।
कि मैंने अब आपको जैसे सारे के सारी जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं या जो टूल्स हैं जिनको हम एनिमल्स या प्लांट की सही पोजीशन जानने के लिए या जो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं उनमें आपको डिस्कस कर ली। जैसे पहले मैंने आपको हार्बेरियम बता दिया, फिर एक मैंने जैसे बॉटनिकल गार्डन्स बता दिए, म्यूजियम बता दिए, जोलॉजिकल पार्क बता दिए, टैक्सोनॉमिक की बता दी। तो ये क्या होगी बच्चों, ये सारे के सारे हमारे पास में पाए जाने वाले टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं। और ये टैक्सोनॉमिकल एड्स की मैंने जो इम्पोर्टेंस हैं, इनकी बहुत सारी हमारे लिए इम्पोर्टेंस होती हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए। तो ये आप इनको पढ़िए। हमारी वीडियो जो है, अगर आपको मान लीजिए कोई नई वीडियो हमारी देखनी है तो उसके लिए बेल आइकन दबाइए और जो भी लेटेस्ट हमारी वीडियो आएंगी बच्चों वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो देखते रहिए बच्चों हमारी वीडियो। थैंक यू।